बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे न्यूज। मैं हूं मोहम्मद अली और मैं हूं तैयबा फराज। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और एक अहम खबर से आपको आगाह करें कि निहाल हाशमी को गवर्नर से तैनात करने का फैसला वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने समरी मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को अरसाल कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से निहाल हाशमी की मुलाकात, गवर्नर से तैनाती पर मुबारकबाद पेश की। आपको एक अहम खबर से आगाह करें और बताएं कि निहाल हाशमी को गवर्नर से तैनात करने का फैसला कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने समरी मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को अरसाल कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से निहाल हाशमी की मुलाकात, गवर्नर से तैनाती पर मुबारकबाद पेश की। इसी हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स हैं जानते हैं राना यामीन से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत ने सैयद निहाल हाशमी को गवर्नर से तैनात करने का फैसला कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने समरी मंजूरी के लिए सदर पाकिस्तान को भिजवा दी। वज़ीर-ए-आज़म की निहाल हाशमी से मुलाकात हुई है, जिसमें इन्हें गवर्नर से तैनाती पर मुबारकबाद दी गई है। सैयद निहाल हाशमी वकील और सियासतदान हैं जो मार्च 2015 से फरवरी 2018 तक सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन रहे। वो 1997 से 1999 तक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के मशीर बराए कानून इंसाफ और इंसानी हकूक रहे हैं। 2012 के दौरान कराची में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे थे। अगस्त 2014 में इन्हें सिंध में मुस्लिम लीग नून चैप्टर का जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया। अक्टूबर 2014 में इन्हें दोबारा मुस्लिम लीग नून सिंध का जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया। वो 2015 के पाकिस्तानी सेनेट के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के तौर पर पंजाब से जनरल नशिस्त पर सेनेट ऑफ पाकिस्तान के लिए मुंतखब हुए थे। जून 2017 में उन्होंने सेनेट के मैन से मुलाकात के बाद सेनेट से अपना इस्तीफा वापस ले लिया। 1 फरवरी 2018 को हाशमी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तौहीन अदालत केस में सजा सुनाई। इन्हें 1 माह कैद की सजा सुनाई गई और अगले 5 साल तक अवामी ओहदा रखने से रोक दिया गया। जी नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यामीन हमारे साथ मौजूद थे, जो मैं तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। आपको अपडेट करें और बताएं कि वफाकी हुकूमत ने सैयद निहाल हाशमी को गवर्नर से तैनात करने का फैसला कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने समरी मंजूरी के लिए सदर पाकिस्तान को भिजवा दी। वज़ीर-ए-आज़म की निहाल हाशमी से मुलाकात हुई, जिसमें उन्हें गवर्नर से तैनाती पर मुबारकबाद दी गई। सैयद निहाल हाशमी वकील और सियासतदान है जो मार्च 2015 से फरवरी 2018 तक सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन रहे। वो 1997 से 1999 तक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद नवाज शरीफ के मुशीर बराए कानून इंसाफ और इंसानी हकूक रहे। 2012 के दौरान कराची में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे थे। अगस्त 2014 में उन्हें सिंध में मुस्लिम लीग नून चैप्टर का जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया। अक्टूबर 2014 में उन्हें दोबारा मुस्लिम लीग नून सिंध का जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया। वो 2015 के पाकिस्तानी सेनेट के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के तौर पर पंजाब से जनरल नशिस्त पर सेनेट ऑफ पाकिस्तान के लिए मुंतखब हुए थे। जून 2017 में उन्होंने सेनेट के चेयरमैन से मुलाकात के बाद सेनेट से अपना इस्तीफा वापस ले लिया। 1 फरवरी 2018 को हाशमी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तौहीन अदालत केस में सजा सुनाई। उन्हें 1 माह कैद की सजा सुनाई गई और अगले 5 साल तक अवामी ओहदा रखने से रोक दिया गया। आपको अपडेट कर बताया कि वफाकी हुकूमत ने सैयद निहाल हाशमी को गवर्नर से तैनात करने का फैसला कर लिया गया। आपको हम अपडेट दें कि वफाकी हुकूमत ने सैयद निहाल हाशमी को गवर्नर से तैनात करने का फैसला कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने समरी मंजूरी के लिए सदर पाकिस्तान को भिजवा दी। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म की निहाल हाशमी से मुलाकात हुई, जिसमें इन्हें गवर्नर से तैनाती पर मुबारकबाद दी गई। सैयद निहाल हाशमी वकील, आपको बताते चलें कि सैयद निहाल हाशमी वकील और सियासतदान है जो मार्च 2015 से फरवरी 2018 तक सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन रहे। वो 19 सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन रहे। वो 1997 से 1999 तक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद नवाज शरीफ के मशीर बराए कानून इंसाफ और इंसानी हकूक रहे। 2012 के दौरान कराची में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर के तौर पर खिदमात अंजाम देते रहे। अगस्त 2014 में इन्हें सिंध में मुस्लिम लीग नून चैप्टर का जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि अक्टूबर 2014 में इन्हें दोबारा मुस्लिम लीग नून सिंध का जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया। वो 2015 के पाकिस्तान सेनेट के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के तौर पर पंजाब से जनरल नशिस्त पर सेनेट ऑफ पाकिस्तान के लिए मुंतखब हुए थे। जून 2017 में इन्होंने सेनेट के चेयरमैन से मुलाकात के बाद सेनेट से अपना इस्तीफा वापस ले लिया। 1 फरवरी 2018 को हाशमी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तौहीन अदालत केस में सजा सुनाई।
انہیں 1 ماہ قید کی سزا سنائی گئی اور اگلے 5 سال تک عوامی عہدہ رکھنے سے روک دیا گیا۔ اہم اپڈیٹ ہے، آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیراعظم شہباز شریف نے اسمبلی منظور کر لی نہال ہاشمی کو گورنر سندھ تعینات کرنے کا فیصلہ۔ وزیراعظم شہباز شریف نے اسمبلی منظوری کے لیے صدر مملکت کو ارسال کر دی۔ وزیراعظم شہباز شریف سے نہال ہاشمی کی ملاقات، گورنر سندھ تعیناتی پر مبارکباد پیش کی گئی۔ اہم اپڈیٹ ہے، آپ کو بتاتے چلیں کہ نہال ہاشمی کو گورنر سندھ تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے اسمبلی منظوری کے لیے صدر مملکت کو ارسال کر دی۔ وزیراعظم شہباز شریف سے نہال ہاشمی کی ملاقات ہوئی، گورنر سندھ تعیناتی پر مبارکباد پیش کی گئی۔ اہم اپڈیٹ ہے، آپ کو بتاتے چلیں کہ وفاقی حکومت نے سید نہال ہاشمی کو گورنر سندھ تعینات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے اسمبلی منظوری کے لیے صدر پاکستان کو بھجوا دی۔ وزیراعظم کی نہال ہاشمی سے ملاقات ہوئی، جس میں انہیں گورنر سندھ تعیناتی پر مبارکباد پیش کی گئی۔ سید نہال ہاشمی وکیل اور سیاستدان ہیں جو مارچ 2015 سے فروری 2018 تک سینٹ آف پاکستان کے رکن رہے۔ وہ 1997 سے 1999 تک وزیر اعظم پاکستان محمد نواز شریف کے مشیر برائے قانون و انصاف اور انسانی حقوق رہے۔ 2012 کے دوران کراچی میں پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے۔ اگست 2014 میں انہیں سندھ میں مسلم لیگ نون چیپٹر کا جنرل سیکرٹری مقرر کیا گیا۔ اکتوبر 2014 میں انہیں دوبارہ مسلم لیگ نون کا جنرل سیکرٹری مقرر کیا گیا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اور بتائیں کہ وفاقی حکومت نے سید نہال ہاشمی کو گورنر سندھ تعینات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے اسمبلی منظوری کے لیے صدر پاکستان کو بھجوا دی۔ وزیراعظم کی نہال ہاشمی سے ملاقات ہوئی، جس میں انہیں گورنر سندھ تعیناتی پر مبارکباد دی گئی۔ سید نہال ہاشمی وکیل اور سیاستدان ہے۔ اسی حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں، جانتے ہیں نمائندہ خصوصی کراچی احمد علی سے۔ جی بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ وفاقی حکومت نے سید نہال ہاشمی جو ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، جن کو گورنر سے تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسمبلی منظوری کے لیے صدر پاکستان کو بھی بھجوا دیے۔ وزیر اعظم کی نہال ہاشمی سے ملاقات ہوئی تھی، جس میں انہیں گورنر سندھ تعیناتی پر مبارکباد بھی دے دی گئی تھی۔ یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ نہال ہاشمی یہ وکیل ہیں اور سیاستدان جو مارچ 2015 سے فروری 2018 تک سینٹ کے رکن بھی رہے اور 1999 سے وزیر اعظم پاکستان محمد نواز شریف کے مشیر برائے قانون انصاف اور انسانی حقوق رہے۔ 2012 کے دوران کراچی میں پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر کے طور پر خدمات انجام دیتے رہے۔ یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ کراچی میں مسلم لیگ نون کی سیاست کو لے کے کافی زمانے سے یہ چل رہے تھے اور اب جو ہے ان کو گورنر تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جی احمد علی، یہ بتائیے گا کہ سید نہال ہاشمی کی بطور گورنر سندھ نامزدگی ان کے ماضی کے سیاسی سفر اور عدالتی چیلنجز کو مد نظر رکھتے ہوئے صوبے کی سیاست پر کیا اثرات مرتب کرے گی؟ جی بالکل، اگر دیکھا جائے تو یہ سندھ کی سیاست میں ایک نیا موڑ ہے، کیونکہ وفاقی حکومت میں جو اتحادی ہے MQM پاکستان، ان کا گورنر کافی عرصے سے خان ٹیسوری تعینات تھے اور تقریباً کئی سالوں بعد جو ہے ان کو چینج کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور اب تبدیلی کے بعد نہال ہاشمی کی جو گورنر سندھ کے اس پہ تعیناتی ہے، اس میں مسلم لیگ نون جو کراچی اور سندھ سے تعلق رکھتے ہیں، ان میں ایک نئی روح جو ہے پھونکنے کے وہ کر سکتا ہے، سیاست ایک نئی جدت پیدا کر سکتی ہے۔ لیکن ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ گورنر سندھ اگر نون لیگ کا یا دوسری کوئی پارٹی کا یہاں آتا تھا تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن بہرحال یہ ایک سیاسی کارکن ہے نہال ہاشمی، پرانے مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، تو ان کی تعیناتی سے ہو سکتا ہے کہ نون لیگ کو فائدہ ہو۔ بہت شکریہ احمد علی آپ کا، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ نہال ہاشمی کو گورنر سندھ تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسمبلی منظوری کے لیے صدر مملکت کو ارسال کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے نہال ہاشمی کی ملاقات، گورنر سندھ تعیناتی پر مبارکباد پیش کی گئی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ وفاقی حکومت نے سید نہال ہاشمی کو گورنر سندھ تعینات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسمبلی منظوری کے لیے صدر پاکستان کو بھجوا دی۔ وزیر اعظم کی نہال ہاشمی سے ملاقات ہوئی، جس میں انہیں گورنر سندھ تعیناتی پر مبارکباد دی گئی۔ سید نہال ہاشمی وکیل اور سیاستدان ہیں جو مارچ 2015 سے فروری
रहा तक सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन रहे। आपको बताते चलें कि 2018 तक सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन रहे। वो 1997 से 1999 तक वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद नवाज शरीफ के मशीर बराए कानून इंसाफ और इंसानी हकूक रहे। 2012 के दौरान कराची में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे थे। अगस्त 2014 में इन्हें सिंध में मुस्लिम लीग नून चैप्टर का जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया। अक्टूबर 2014 में इन्हें दोबारा मुस्लिम लीग नून का जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया। मशरिक़ वस्ता में जंग के 13वें रोज इराक के समुद्री हदूद में 2 ऑयल टैंकर्स पर हमला हो गया। मुत्तहिदा अरब इमारात के करीब भी कंटेनर जहाज निशाना बना। सऊदी वजारत दिफा ने अपने बयान में मुल्क के मशरिकी इलाके में 18 ड्रोन्स को रोकने और तबाह करने का ऐलान किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक हालिया दिनों में उनमें मुतअद्दिद ड्रोन्स को तबाह किया गया। ताहम इसमें बयान में वाज़ेह किया गया कि ड्रोन्स किस जानिब से दागे गए। सऊदी वजारत दिफा ने अपने अलहदा बयान में ऐलान किया कि शेबा ऑयल फील्ड की तरफ से जाने वाले एक ड्रोन का रास्ता भी रोककर तबाह कर दिया गया। दूसरी जानिब ओमान के सलाला पोर्ट पर मुबैना ईरानी हमले से बड़े पैमाने पर तेल के जखीरे में आग लग गई। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान ने ओमान की तेल तनसीबात पर हमले में मुलविस होने की तरदीद करते हुए कहा कि ओमान में तेल की तनसीब पर हमला इलाकाई तनाव बढ़ाने की साजिश है। बाज़-औक़ात अमरीका और इसराइल इश्तियाल अंगेज़ इक़दाम करते हैं। कबल अज़ीम मंगल के रोज भी आबनाए हरमज़ और खलीज ओमान में 3 बहरी जहाजों पर हमला हुआ था, जिनमें थाईलैंड, जापान और मार्शल आइलैंड के परचम बरदार जहाज शामिल थे। इस हवाले से ईरान की पासदाराना इनकलाब ने थाईलैंड के परचम बरदार जहाज पर हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी। इराक के समुद्री हदूद में 2 गैर मुल्की ऑयल टैंकर्स पर हमला हुआ, जिसके नतीजे में अमले का एक गैर मुल्की रुकन हलाक हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इराक के पानियों में 2 गैर मुल्की टैंकर जो इराकी फ्यूल ऑयल ले जा रहे थे नामालूम हमले का निशाना बने, जिसके नतीजे में दोनों जहाजों में आग भड़क उठी। इराक के एक बंदरगाही अहलकार ने राइटर्स न्यूज एजेंसी को बताया कि हुकाम ने दोनों जहाजों से कामयाबी के साथ 25 अमले के अरकान को महफूज निकाल लिया है। रेस्क्यू की कोशिशों के बावजूद दोनों जहाजों में आग भड़की हुई है और अभी आग पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका। इसराइल की लेबनान में दहशतगर्दी से 634 शहरी जहां बहक और 8 लाख अफराद बेघर हो गए। लेबनान के वज़ीर सेहत अरकान नासिरुद्दीन की जानिब से जारी करदा नई फहरिस्त के मुताबिक हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान जंग के तकरीबन 10 दिनों के दौरान मरने वालों में 91 बच्चे और 47 खवातीन शामिल हैं। इन्होंने 1500 से ज्यादा अफराद के जख्मी होने का भी इंकशाफ किया। समाजी अमूर की वजीर हुनैन उल सैयद ने नासिरुद्दीन के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जंग के नतीजे में सरकारी तौर पर रजिस्टर्ड बेघर होने वालों की तादाद बढ़कर 8,16,000 हो गई है। इन बेघर होने वाले अफराद में से 1,26,000 पनाहगाहों में मौजूद हैं। इसराइली जंगी तैयारों और ड्रोन्स के जुनूबी लबनान में मशरकी लबनान के मुतअद्दिद इलाकों में हमले जारी हैं। आपको बताते चलें कि इसराइली जंगी तैयारों ने जुनूबी लबनान के कस्बों बैतुल याहून, कोनैन, कबर रीखा, तीर, हरफा, मजदल जोन, कुफरा और यातिर पर बमबारी की। इसी तरह 2 इसराइली ड्रोन्स ने हनाविया और हारिस नाम के कस्बों में 2 मोटरसाइकिलों को निशाना बनाया। अमेरिका ने भी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के रुकन ममालिक की तरह 172 मिलियन बैरल तेल जारी करने का ऐलान कर दिया। अमरीकी तवानाई महकमा के मुताबिक ये तेल स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम जखायर से अगले हफ्ते जारी होना शुरू होगा और इसे मुकम्मल तौर पर फराहम करने में 120 दिन लगेंगे। अमरीका अगले साल के दौरान 200 मिलियन बैरल के इजाफी जखायर के जरिए ये रिजर्व दोबारा भरेगा। ये काम टैक्स दहिंदगान पर किसी माली बोझ के बगैर किया जाएगा। अमरीकी जखायर में 415 मिलियन बैरल तेल मौजूद था, जो इसकी कुल गुंजाइश 700 मिलियन बैरल में से है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने मजमूई तौर पर 400 मिलियन बैरल तेल जारी करने का फैसला गुज़िश्ता रोज किया था।
अब आपको बताएं कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान 15 रोजा वर्चुअल मुज़ाकरात के बावजूद स्टाफ लेवल मुआहदा ना हो सका। IMF ने अपने एलामिये में तस्दीक की कि पाकिस्तान के $7 अरब के IMF प्रोग्राम के तीसरे जायजे और RSF के दूसरे जायजे पर बातचीत के बावजूद स्टाफ लेवल मुआहदा तय न हो सका। ताहम इस दौरान खातिर ख्वाह पेशरफ्त हुई है और मुज़ाकरात जारी रहेंगे। एलामिये के मुताबिक IMF वफ़द ने महंगाई को काबू में रखने के लिए सख्त मॉनिटरी पॉलिसी बरकरार रखने पर भी जोर दिया। प्रोग्राम पर अमल दरामद मजबूरी तौर पर वादों के मुताबिक रहा। मालियाती खसारा कम करने और पब्लिक फाइनेंस मजबूत बनाने पर बातचीत हुई। IMF मिशन की सरबरा एवा पेट्रोवा ने कहा कि पाकिस्तान और IMF वफ्द के दरमियान 25 फरवरी से 11 मार्च तक वर्चुअल मुज़ाकरात हुए। इसी पर जानेंगे राना यमीन, नुमाइंदा इस्लामाबाद से। जी हमें आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, पाकिस्तान और IMF के दरमियान 15 रोजा वर्चुअल मुज़ाकरात के बावजूद स्टाफ लेवल मुआहदा नहीं हो सका। IMF ने अपने अलामिया में तस्दीक की कि पाकिस्तान के $7 अरब के EFF प्रोग्राम के तीसरे जायजे और RSF के दूसरे जायजे पर बातचीत के बावजूद स्टाफ लेवल मुआहदा तय नहीं हो सका। ताहम इस दौरान खातिर पेशरफ्त हुई है और मुज़ाकरात जारी रहेंगे। अलामिया के मुताबिक IMF वफद ने महंगाई को काबू में रखने के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी बरकरार रखने पर भी जोर दिया है। प्रोग्राम पर अमल दरामद मजमूई तौर पर वादों के मुताबिक रहा। मालियाती खसारा कम करने और पब्लिक फाइनेंस मजबूत बनाने पर बातचीत हुई। IMF मिशन की सरबरा एवा पेट्रोवा ने कहा कि पाकिस्तान और IMF वफद के दरमियान 5 फरवरी से 11 मार्च तक वर्चुअल मुज़ाकरात हुए। पाकिस्तानी वफद से तवानाई शोबे में इस्लाहात और कारकर्दगी बेहतर बनाने पर भी मुज़ाकरात हुए। समाजी तहफ़्फ़ुज़, सेहत और तालीम के अखराजात बढ़ाने पर मुआशी टीम से गुफ्तगू हुई। अलामिया के मुताबिक हुकाम की जानिब से मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए इस्लाहाती इक़दामात में पेशरफ्त और मशरक़ राना यमीन, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। दूसरी जानिब रवा माली साल जुलाई से जनवरी $5 अरब 17 करोड़ बैरूनी ज़राए से मौसूल हुए। ज़राए ने बताया कि इक्तिसादी अमूर की दस्तावेज के मुताबिक जुलाई से जनवरी बजट सपोर्ट कीमत में $1 अरब 84 करोड़ मौसूल हुए। जुलाई से जनवरी $1 अरब 90 करोड़ मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों की मद में हासिल हुए। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा कर्जा सऊदी अरब ने $70 करोड़ फराहम किया। दस्तावेजात के मुताबिक सऊदी अरब की जानिब से उधार तेल की मद में $70 करोड़ की सहूलत मुयसर आई। चाइना की जानिब से पाकिस्तान को $54 करोड़ का कर्जा फराहम किया गया। IMF ने पाकिस्तान को $20 करोड़ का कर्जा फराहम किया। दस्तावेज में मजीद बताया गया कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने $14 करोड़ का कर्जा फराहम किया। एशियाई तरक्याती बैंक ने $63 करोड़ का कर्जा फराहम किया। आलमी बैंक ने $85 करोड़ का कर्जा फराहम किया। इस्लामी तरक्याती बैंक ने $53 करोड़ का कर्जा फराहम किया। वजारत इक्तिसादी अमूर के जुलाई से जनवरी तक बैरूनी ज़राए से हासिल रकूम की तफसीलात के मुताबिक जनवरी के दौरान $62 करोड़ 27 लाख की रकूम मौसूल हुई थी। और अब आपको बताते हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश हुई, जिसके बायस मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर, मियांवाली, सरगोदा और दीगर शहरों में मूसलाधार बारिश हुई। अटक शहर और गिरदनवा में मूसलाधार बारिश और ज़्यादा बारिश हुई। पेशावर के भी मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई। गर्मी की शिद्दत में कमी आई। कंदियान, पालिया, चश्मा और गिरदनवा में गरज चमक के साथ बारिश हुई। पंड, दाद, निकाह और गिरदनवा में बादल खूब बरसे। बलवाल और दीगर इलाकों में वक्फे से बारिश होती रही। मुरीद के और गिरदनवा में भी गरज चमक के साथ बारिश हुई। आजाद जम्मू और कश्मीर के बेशतर इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी से सर्दी फिर लौट आई। PTA के ज़ेर-ए-एहतमाम 5G स्पेक्ट्रम की तकरीब जारी है। आइए आपको बराह रास्त ले चलते हैं। आज जो है इससे एक दिन का बीच में एज पर प्रोसेस गैप आता है और आज जो है उसका सेकंड राउंड जो है वो जो विद इन बैंड्स जो एलोकेशन होनी है उसका एक पूरा प्रोसेस आज सुबह से 10 बजे से जारी है और उसका लास्ट राउंड जो है जो 3500 का बैंड है उसकी अभी आपने देखा कि हमने इनॉग्रेशन कर दी है। इसकी डिटेल्स आपको चेयरमैन साहब देंगे, मगर मैं एक बार फिर जो है वो पूरी कौम को मुबारकबाद देना चाहूँगी कि इस ऑक्शन के ज़रिए ये एक हिस्टोरिक ऑक्शन था। एक तो इस लिहाज से कि इतना ज़्यादा जो स्पेक्ट्रम है वो इससे पहले कभी भी
آکشن نہیں کیا گیا. میں نے پہلے بھی کہا کہ 1987 سے جب سے یہ پورا پروسیس فون کا پھر انٹرنیٹ آیا, یہ تمام جو شروع ہوا ہے, سلسلہ شروع ہوا ہے, آج تک ہم 274 میگا ہرٹز کے اسپیکٹرم پہ آپریٹ کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہم ایک اسپیکٹرم سٹاروڈ کنٹری جو ہے ہمیں کہا جاتا تھا پورے ریجن کے اندر. اور وہ ایک بار چارٹ ہے, میں گزارش کروں گی چیئرمین صاحب سے اگر وہ لگ سکتا ہے while you speak تو وہ بڑا افیکٹو ہوگا, کہ جب دنیا میں ہم کمپیریزن کرتے ہیں کہ ہماری جو اسپیکٹرم ہے اس کہ ہم لوئسٹ سے اب ایوریج سے ابو ایوریج ہو گئے ہیں اوور آل. تو میرے خیال سے یہ بہت بڑی کامیابی ہے اینڈ اٹ کمز ایٹ دا رائٹ ٹائم. کیونکہ آج جب آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور یہ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں, اور آج جب ہماری روزمرہ کی زندگی سے لے کے ہماری اکانومی, ہماری پوری سوسائٹی اور ہماری ایون نیشنل سیکیورٹی جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی طرف, اور اس کی جو فاؤنڈیشنز ہیں, بنیاد ہے, وہ ایک ریزیلینٹ تیز چلتا ہوا ریلائبل انٹرنیٹ ہے. تو اس آکشن سے وہ جو ہم ڈیجیٹل پاکستان ویژن ہے وزیر اعظم پاکستان کا, اس کی بنیاد جو ہے اس کو ہم نے مضبوط کیا ہے. اس سے نہ صرف 4G بہتر ہوگا, اس سے دوسرا فرسٹ یہ ہے, پہلا تو یہ تھا کہ سب سے بڑا آکشن ہے, 480 میگا ہرٹز جو ہیں وہ اب ہم 750 میگا ہرٹز پہ پہنچ گئے ہیں اوور آل. اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اب 5G کے دور میں داخل ہو گیا ہے. تو میرے خیال سے کہ یہ پورے پاکستان کے لیے یہ بہت زیادہ بہت بڑی خوشخبری کی بات ہے, خاص طور پہ ہماری یوتھ کے لیے اور ان نوجوان بچوں اور بچیوں کے لیے جو ڈیجیٹل فرسٹ سوسائٹی میں پیدا ہو رہے ہیں, جنہوں نے آنکھ کھولتے ہی ٹیکنالوجی دیکھی ہے, انہوں نے آنکھ کھولتے ہی انٹرنیٹ کا دور دیکھا ہے, اور ان کے لیے آنے والے وقتوں میں ان کی تعلیم کے لیے, ان کے روزگار کے لیے, اور آپ سب کی جو جتنی بھی میں کہوں گی کہ ہم آئی ٹی کی ٹریننگز بھی کراتے ہیں, مگر آئی ٹی میں بار بار کہتی ہوں کہ آئی ٹی انڈسٹری تک اب محدود نہیں ہے. آئی ٹی آج جو ہے وہ صنعت کے لیے بھی بہت ضروری ہے. ہمارے جو آپ لوگ, آپ کسان ہیں جو آج ایگریکلچر کے شعبے میں, زراعت کے شعبے میں, فوڈ سیکیورٹی کے لیے کام کر رہے ہیں, آپ کی جو پر ایکڑ پیداوار ہے اس کے لیے آج ٹیکنالوجی کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہمارے ہیلتھ سیکٹر کو, صحت کے شعبے میں وہ تمام لوگ جو دور دراز علاقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, جن کو صحت اور تعلیم اس طرح سے نہیں انفارچونیٹلی مل پاتی جو اربن ایریاز میں اویلیبل ہے, اس کے لیے ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہیں اس کی ایکسیس بہتر کریں, اس کی ریلائبلٹی بہتر کریں. ہماری اوور آل معیشت کے لیے, ہمارے ٹریڈ کے لیے, ہماری ہر پہلو کے لیے بہت ضروری ہے. اور سب سے زیادہ آج جو ٹیکنالوجی جس میں, اور ہسٹوریکلی بھی اور آج بھی, جس میں سب سے زیادہ ٹیکنالوجی کی ضرورت ہوتی ہے اور ایڈوانسمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, وہ ہماری نیشنل سیکیورٹی ہوتی ہے. ہم بار بار کہتے ہیں, پچھلے سال مارکہ حق جہاں ہماری افواج پاکستان نے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کے انڈر ایک پورا مارکہ جیتا, اس میں بہت بڑا کردار جو ہے وہ سائبر وارفیئر کا تھا. تو اس لحاظ سے بہت زیادہ ضروری تھا کہ یہ ٹائملی جو ہے یہ آکشن ہوا, اور اس سے ہماری جو انٹرنیٹ کی بنیاد ہے اس کی جڑیں مضبوط ہوئی ہیں, اور آگے آنے والے سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ایک ایوریج ایکسپیرینس ایز اے سٹیزن, آپ کا ایکسپیرینس ایز انڈسٹری جو ہے وہ بہت بہتر ہوگا. یہ میں آپ کی توجہ جو ہے وہ دلانا چاہوں گی اس بار چارٹ کی طرف, کہ پہلے آپ دیکھیں پاکستان جو ہے اس میں جو آکشن سے پہلے جو اویلیبلٹی تھی وہ ہم لوئسٹ تھے اپنے کمپیریٹیو ممالک میں, مگر آکشن کے بعد آپ دیکھیں تو ہم اپنے نیبرنگ کنٹری سے بھی ایک بہتر پوزیشن میں آ گئے ہیں, جس کی وجہ سے ہم آج ابو ایوریج ممالک میں آ گئے ہیں جو دنیا کے اندر اسپیکٹرم اویلیبلٹی ہے. جو آپ کی, میں صرف اس کو عام فہم زبان میں اتنا بتانا چاہوں گی کہ آپ کو جو انٹرنیٹ کے چیلنجز آئے, ہمیں اس کا پورا اندازہ ہے اور اس کا احساس ہے, اور اس میں بہت بڑا کردار جو تھا وہ اسپیکٹرم کی کمی کا تھا, کہ ہم جو 8 سڑکوں کی گاڑیاں ہیں وہ 2 سڑک پہ چلانے کی کوشش کر رہے تھے. اسپیکٹرم اویلیبلٹی سے انشاءاللہ وہ کنجیشن ختم ہوگی اور آپ کا ایکسپیرینس بہتر ہوگا. میں ریکویسٹ کروں گی چیئرمین صاحب سے کہ جو سیکنڈ راؤنڈ آج چل رہا ہے
उस पे थोड़ा सा आपको ब्रीफ भी कर देंगे कि इसका प्रोसेस क्या है और इंशाल्लाह इसके नतीजे में आज जो कंक्लूजन होगा वो किस तरह से सामने आएगा और चेयरमैन साहब आपको बता दें। अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली तो चूँकि अभी ये प्रोसेस चल रहा है तो जब इस 3.5 का भी हो जाएगा गीगाहर्ट्ज़ का तो मेरे ख्याल में फाइनल हम दोबारा आपको एक ब्रीफिंग देंगे। मैं सिर्फ थोड़ा सा बता दूं कि जो सेकंड स्टेज है असाइनमेंट स्टेज जो आज हम कर रहे हैं उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि जो स्पेक्ट्रम होता है ना जो अवेलेबल है ये पहले पूरा साल एक फ्रीक्वेंसी एलोकेशन बोर्ड लगाती है, उसको चेक करती है कि यार स्पेक्ट्रम क्लीन नीट एंड क्लीन है कि नहीं, क्या ये ज़ेर इस्तेमाल आ सकता है कि नहीं। तो हमने टेलीकॉम इंडस्ट्री के साथ ED5 इधर मौजूद है, उनके साथ मिलकर पूरा स्पेक्ट्रम को एक दफ़ा स्कैन कर चुके हैं, काफ़ी दफ़ा टेस्ट ट्रायल हो चुके हैं। ये जो आज का ये स्टेज है उसका मकसद ये होता है कि एक बैंड में किसने कहाँ पे अपनी अलाटमेंट लेनी है कि फॉर एग्जाम्पल वो टॉप पे लेना चाहते हैं, मिडल में या बॉटम में। तो इसमें नॉर्मली इतना बड़ा कोई काम होता नहीं है, लेकिन चूँकि हमें डायरेक्शन दी थी गवर्नमेंट की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, IT मिनिस्टर खड़ी है कि शफाफियत होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, तो हमने इसको भी थ्रू सॉफ्टवेयर करवाया। आपके सामने सुबह हमने इसका इफ्तिताह किया था, आपको याद होगा आगाज़ किया था 10 बजे। हम 3 राउंड पे गए, पहले उस 2.6 के लिए ताकि बिल्कुल क्लैरिटी हो, हमको भी हो, टेलीकॉम इंडस्ट्री को भी हो, आप सबको भी हो कि हम इवन जो असाइनमेंट है जिसमें कोई ख़ास काम नहीं था कि इंश्योर करे कि वो ट्रांसपेरेंट तरीके से हो जाए। तो 2.6 वाला कंक्लूड हो गया। अभी हमने शुरू कर दिया 3.5 वाला जो अगला बैंड है, क्योंकि इन 2 बैंड पे चूँकि कंटेस्ट हो रहा है। तो जब ये कंक्लूड हो जाएगा इंशाल्लाह तो एंड ऑफ द डे जब भी हम कंक्लूड करें 2 बजे 2:30 बजे तो हम दोबारा आपके साथ आके बातचीत करेंगे कि कौन से ऑपरेटर ने कौन से बैंड के अंदर कौन सा टॉप लिया या मिडल या बॉटम ऑफ द बैंड लिया हुआ है। तो इस वक्त तक ये सूरत हाल है, तो उम्मीद है कि आज इंशाल्लाह 2-2:30 बजे तक ये चीज़ें कंक्लूड हो जाएंगी। ठीक है, तो कोई सवाल जवाब हैं तो आप बताइए। बताएं क्या चीज़ 2600 मेगाहर्ट्ज़ की कंक्लूजन बता दें कि एक्चुअली हम इसको कंबाइन बताएंगे, इससे कोई वो नहीं है, सीक्रेट नहीं है कि किसने कौन सा वाला लिया हुआ है। आप ये पूछ रहे हैं कि मिडल, तो हम दोनों आपको इकट्ठे बता देंगे 2 बजे तक। वो ठीक है, वो इसमें कोई अभी चूँकि मेरे पास साइड स्क्रीन में चलना 5G स्पेक्ट्रम की ऑक्शन की तकरीब इस्लामाबाद में PTI के ज़ेर एहतमाम 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ख्वाजा ने खिताब किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान जदीद दौर की तरफ गामजन है, पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी के रास्ते खुल गए हैं। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी अहम संग मिल है। पाकिस्तान में जदीद मोबाइल फोन सर्विसेज की अहम पेशरफ्त हुई है। हमारी मैशियत अब मुस्तकिम हो रही है, टेक्नोलॉजी का भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। असर हाजिर की सलामती में भी टेक्नोलॉजी का अहम किरदार है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट बिलाल अकबर खान का लाहौर में मुख्तलिफ बस अड्डों का अचानक दौरा, बस स्टैंड पर मुसाफिरों को फराहम की जा रही सहूलियात का जायजा लिया। आपको बताते चलें कि बिलाल अकबर खान ने मुसाफिरों से किराए बारे इस्तफार किया। आपको बताते चलें शिकायत पर फौरी एक्शन लेने के लिए जायद वसूली की गई, किराए पर तमाम इस मौका पर वापस ली गई है। आपको बताते चलें कि गाड़ियों की फ्रंट स्क्रीन पर मुकर्रर किराया वेजा न करने पर 3 लाख रुपए से जायद जुर्माने आयद किए गए। ईद पर जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाइयां जारी रखने का हुक्म देते वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने कहा कि ईद पर किसी सूरत मामूल से जायद किराया वसूल करने की इजाजत नहीं होगी। तमाम अजला में मौजूद महकमा ट्रांसपोर्ट के हकाम ट्रांसपोर्ट किरायों की सख्त मॉनिटरिंग करें। अवाम से भी अपील है कि वो किसी तौर पर किराया न दें और ज्यादती करने वालों की निशानदही न करें। सूबाई वज़ीर तमीरात और मौसलात मलिक साहिब अहमद बरहत की ज़ेर सदारत इजलास रिंग रोड की ब्यूटिफिकेशन का जायजा लिया गया। इजलास में सूबाई वज़ीर को रिंग रोड की ब्यूटिफिकेशन में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। FWO को स्फॉल्ट टोल प्लाजा को खूबसूरत करने, खराब लाइट्स को फौरी मुरम्मत करने की हिदायत करते वज़ीर तामीरात और मवासलात पंजाब मलिक साहिब अहमद बरहत ने कहा कि वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर रिंग रोड की ब्यूटिफिकेशन का काम जारी है। सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर और बैतुल माल सुहेल शौकत भट्ट की ज़ेर सदारत अहम इजलास
सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2026-27 पर तफसीली मुशावरत की गई। सूबाई वजीर ने सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2026-27 के फाइनल ड्राफ्ट की मंजूरी दे दी। सुहेल शौकत भट्ट ने कहा कि वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की क़यादत में सोशल वेलफेयर के तरक्याती मंसूबे कमजोर और मुस्तहिक तबकात की फलाह को यकीनी बनाएंगे। माशरे के नादार और कमजोर तबकात की बेहतरी के लिए अमल इकदाम कर रहे हैं। आपको बताते चले कि नए माली साल में फलाही मंसूबों को मजीद मौसर और नतीजा खेज बनाया जाएगा। सोशल वेलफेयर के अदारों की बेहतरी और अवामी सहूलियात में इजाफा हमारी तरजीह है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने डीजी खान से एक और मासूम जिंदगी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दिया। रेस्क्यू टीम ने मुकामी मस्जिद में लावारिस हालत में मिलने वाले 9 मौलूद बच्चे को बाकायदा तौर पर कानूनी तहवील में ले लिया। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद ने मासूम बच्चे को अपनी आगोश में लेते उसे ब्यूरो के महफूज माहौल में मुंतकिल किया। सारा अहमद ने कहा कि पंजाब का कोई भी बच्चा सड़कों पर लावारिस या आत्म तहफ़्फ़ुज़ का शिकार न रहेगा। हमने जनूबी पंजाब ख़ुसूसन डीजी खान में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के दायरा कार को मजीद फ़आल कर दिया है। टैक्स अदायगी में खुर्द-बुर्द करने वालों के खिलाफ अवामी आगाही मुहिम शुरू करने का फैसला। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी माह अप्रैल से तालीमी इदारों में आगाही मुहिम शुरू करेगी। चेयरमैन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी मौसम इकबाल सुप्रा की ज़ेर सदारत इजलास में तलबा को PRA एम्बेसडर बनाने का फैसला किया गया। तर्जमान के मुताबिक होटल, रेस्टोरेंट, जिम, स्टैटिक क्लिनिक से हासिल शुदा रसीद की बजरिया एप्लीकेशन और व्हाट्सएप नंबर तस्दीक करवाए जा सकेंगे। इब्तदाई मरहले में महकमा स्कूल एजुकेशन और PRA मुश्तरका आगाही मुहिम का आगाज करेंगे। जाली रसीद देने वालों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान वसूल शुदा टैक्स का 20% तक शिकायत कुंदा को दिया जाएगा। वसत बलूर एक्ट हुकूमती मंजूरी के बाद फिलफौर नाफिजुल अमल होगा। और अब आपको बताएं कि सीनियर अदाकार आसिम बुखारी लाहौर में रज़ाए इलाही से 74 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। सीनियर अदाकार आसिम बुखारी गुज़िश्ता रात से कोमा में चले गए थे। मरहूम एक अरसा से गुर्दो अदल के आर्जे में मुब्तला थे और पिछले 15 रोज से अस्पताल में दाखिल थे। आसिम बुखारी ने बेशुमार टीवी ड्रामों, स्टेज और फिल्मों में काम किया। उन्हें एक्टिंग का उस्ताद भी जाना जाता था। बुरसा की जानिब से नमाज जनाजा का ऐलान ताहाल नहीं किया गया। वाज़ेह है कि आसिम बुखारी के साहिबजादे अजलाल बुखारी भी लंदन के अस्पताल में पित्ते में पथरी के बाइस ज़ेर इलाज है। अजीम इनकलाबी शायर हबीब जालिब को दुनिया से रुखसत हुए 33 बरस बीत गए। हबीब जालिब 24 मार्च 1928 को मशरकी पंजाब के शहर होशियारपुर में पैदा हुए। 15 साल की उम्र में ही रोमानवी शायर लिखने लगे। जालिब क्या पाकिस्तान के बाद कराची चले आए, फिर लाहौर मुंतकिल हुए। यही वो दौर था जब इन्होंने माशरती नाइंसाफियों को जब करीब से देखा तो मज़ाहमत और एहतजाज इनकी शायरी के मौजू बन गए। शायर हबीब जालिब ने हर दौर में कैदोबंद की सोबतें उठाई मगर इन्हें कोई हाकिम झुका ना सका। जालिब ने फिल्मों के लिए भी मज़ाहमती और रुमानवी दोनों तर्ज के गीत लिखे और खूब लिखे। सारी जिंदगी फकीरी में गुजारने वाला ये मर्द कलंदर शायर 12 मार्च 1993 को 65 बरस की उम्र में इस जहान फानी से रुखसत हो गया। हबीब जालिब को हुकूमत पाकिस्तान ने इनके वफात के 16 बरस बाद निशान इम्तियाज के एजाज से नवाजा था। जो उजड़ी में मारा गया बस वो मर गया, खाकी था और खाक की सूरत बिखर गया। जो उजड़ी में मारा गया बस वो मर गया, खाकी था और खाक की सूरत बिखर गया। मंशाए एजी के मुताबिक गुजर गया, हर बेगुनाह का खून मुकद्दर के सर गया। चंगेज खां शहीद हलाकू शहीद है, आया जो इस जमीन पे डाकू शहीद। इनको था ज़बां पे नाज, चुप है वो ज़बां दराज। चैन है समाज में बेमिसाल फर्क है, कल में और आज में। अपने खर्च पर है कैद लोग तेरे राज में। वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर मैं नहीं जानता।
अब आपको बताते हैं कि रहीम यार खान में थाना सदर की हदूद में तनूरवी गैंग की मुबैना कार्रवाई। मुल्जिमान ने बेवा खतून के घर धाबा बोलकर नकदी और जेवरात लूट लिए। इतलात के मुताबिक 55 साला बेवा निगत नवाज के घर मुल्जिमान देवर फलांग कर दाखिल हुए और डंडों के जोर पर खतून को यरगमाल बनाया। मुल्जिमान ने घर में नफ्स कैमरे तोड़ दिए और मोबाइल फोन, नकदी और जेवरात छीन कर फरार हो गए। आपको बताते चले कि कैमरों का DVR भी सामने ले आए। 15 पर इतला के बाद पुलिस मौका पर पहुंच गई, ताहम तहाल कोई मौसर कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी। इसी पर जानेंगे रईस माजिद से। जी आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, थाना सदर रहीम यार खान की हदूद में जो है तनवीरी गैंग जो है एक दफा फिर एक्टिव हो गई है। उनका एक और स्कैंडल जो है सामने आ गया है कि 55 साला जो बेवा निगत नवाज के घर पर उन्होंने धावा बोला है और डंडे सोटों के साथ चादर और चार दीवारी का जो है तशद्दुद इस्तेमाल करते हुए दीवार फलांग कर घर में दाखिल हो गए हैं और घर में जो नस्बशुदा कैमरे थे वो भी तोड़ दिए हैं और बेवा को यरगमाल बना लिया और उससे जो है मोबाइल फोन, नकदी और जो जेवर है वो जबरदस्ती छीन लिए हैं और कैमरों का जो है DVR भी जो है साथ ले गए हैं। और बेवा के मुताबिक कि मैंने 15 पर कॉल की, पुलिस तो आ गई, लेकिन 15 रोज गुजर जाने के बावजूद जो है ताहाल जो है मुल्जमान के ऊपर जो है मुकदमा दर्ज ना हो सका। और जब हमने SHO से इस बात का मौक़िफ़ लिया कि भाई इस तरह जो हो रहा है, तनवीरी गैंग बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो क्यों कार्रवाइयां नहीं की जा रही, तो SHO को कहना था कि बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। पाकपतन में तेज रफ्तार ट्रकों की रिक्शे को टक्कर के नतीजे में एक खातून जहां भाग जबकि 4 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 ने मौका पर पहुंचकर जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद THQ अस्पताल पाकपतन मुंतकिल कर दिया, जबकि जहांबाग खातून की लाश भी अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। जराये के मुताबिक हादसा ट्रकों की तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। कुरमपुर के करीब पुरानी दुश्मनी के बायस फायरिंग के एक नौजवान को कत्ल कर दिया गया। वाकया कुरमपुर के नवाही इलाके नापरकोट की हदूद में पेश आया, जहां पुरानी दुश्मनी के बायस मुल्जिमान ने फायरिंग करके नौजवान को कत्ल कर दिया। वाकये के बाद पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि आखिरी इतलात तक ताहाल वाकये का मुकदमा दर्ज न हो सका। सादिकाबाद में कोट अफजल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डकैती में मुलव्विस सिंध पुलिस के 2 एहलकारों समेत 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। DPO इरफान अली समो के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान में सिंध पुलिस चौकी कमू शहीद का इंचार्ज पुलिस एहलकार फरमान अली और एक शहरी अब्दुल मजीद चाचर शामिल है। मुल्जिमान के कब्जे से छीना गया ट्रैक्टर भी बरामद कर लिया गया। तीनों मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें हवालात में बंद कर दिया गया। दूसरी जानिब सादिकाबाद के इलाके में बांस और बान के गोदाम में शॉर्ट सर्किट के बायस आग लग गई। आग ने देखते ही देखते पूरे गोदाम को अपनी लपेट में ले लिया। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमें फौरी मौके पर पहुंच गईं। तहवील जदोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया। वाकये में गोदाम में मौजूद सामान जलकर खाकसर हो गया, ताहम किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। जैबकाबाद में एंटी करप्शन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गंदुम खुर्दबुर्द करने के इल्जाम में महकमा खुराक के 2 इंस्पेक्टरों को गिरफ्तार कर लिया। सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन फरहान भुट्टो के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान में गुलाम मुस्तफा और अबैदुल्लाह शामिल हैं। हुकाम के मुताबिक गायब होने वाली गंदुम की मालियत तकरीबन 18 करोड़ 50 लाख रुपए बनती है। एंटी करप्शन पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है और मजीद इंकशाफात की तवक्को जाहिर की जा रही है। खैरपुर में महकमा सेहत में ग्रेड 1 से 4 तक मुलाजमतों में करप्शन का मामला। हुकाम ने करप्शन के मुकदमे में गिरफ्तार मरकजी मुलजिम सरदार अली वसान और फहीम भट्टी को मुअत्तल कर दिया। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर का कहना है कि मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई के लिए सेक्रेटरी सेहत को लिख दिया। दोनों मुल्जिमान हेल्थ ऑफिस में चपरासी और फहीम भट्टी सीनियर क्लर्क हैं। 2 रोज कबल एंटी करप्शन ने साबिक DHO ऑफिस के 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया था। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज।